हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा। बहुत ही अच्छा टॉपिक पहले मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, जो अक्षर ट्यूब है वो। लेकिन आज कुछ नोट्स अच्छे आए हैं हाथ में, और उन नोट्स के साथ में आपको एक सफिशिएंट मैटर करवाया जाएगा जो कि आप एग्ज़ाम में उसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। किस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे शॉर्ट नोट आए चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए, उस टाइप से आप सारा क्वेश्चन आंसर दे सकते हो उनके। तो जो अक्षर ट्यूब है वो टोटली जो हमारा जो क्वेश्चन आता है आरबीएमसी जो एग्जाम होती है उसमें, और भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे। एक चीज़ तो भाई लेंथी होती है, जैसे 50 पेज में मिलेगी आपको, एक 10 पेज में मिल जाए, वो सारी चीज़ें उसी में मिल जाएँ, अच्छी चीज़ है ना। तो वो चीज़ अब आप देखोगे, तो जैसे आरबीएमसी में एग्जाम होती है तो उसमें क्या आता है, 8 पेज भरने होते हैं आपको, 8 पेज भरने होते हैं टोटल, क्योंकि 40 पेज की कॉपी आती है, 8 पेज भरने होते हैं, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 8 पंजे 40 हो जाते हैं ना टोटल। तो अब क्वेश्चन के अक्षर ट्यूब में पेज भरी जाते हैं लगभग 50, अगर टोटली अक्षर ट्यूब करें तो। अब वो सारी करें तो फिर तो बाकी क्वेश्चन तो हमारे रह ही जाएंगे, करेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने टॉपिक देखा, और आपको अच्छा लगे तो देखना। आइए मेरे साथ देखते हैं अक्षर ट्यूब। आपके सामने डायग्राम दिखाया मैंने, सॉरी रखा है अक्षर ट्यूब का, मैंने पहले करवा दिया है, वो भी लेंथ ही करवाया है। लॉन्ग टर्म सारे क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े सारे इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो एक साथ आपको समझाएं यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं शॉर्टली करवाऊंगा इस टॉपिक को, शॉर्टली, ताकि आपको काम आ सके, नोट्स भी आप बना सके इजीली, इसीलिए। अब देखो, ये अक्षर ट्यूब का डायग्राम है, और कौन से अक्षर ट्यूब का है? रोटेटिंग एनोड का है। वैसे तो देखो आपको पता ही है, तो रोटेटिंग एनोड का डायग्राम है ये, रोटेटिंग एनोड अक्षर ट्यूब का, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, जो सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो इसमें क्या है, ये कैथोड असेंबली इस साइड क्या है, एनोड की असेंबली है, ठीक है। और जब फिलामेंट सप्लाई हम क्या करेंगे, करंट देंगे, तो यहाँ से क्या होंगे, जो कैथोड है वो क्या होगा, गर्म होगा, इसका फिलामेंट गर्म होगा, और इनसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो कौन से स्पेस चार्ज इफेक्ट है, क्लाउड एडिशन इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। स्पेस पे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसके ऊपर सरफेस पे आके। फिर इस पर क्या होगा, हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाएगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड एक्सेलरेट होके टारगेट के ऊपर जाके टकराएंगे। और टारगेट हमारा जो एनोड है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है, मेनली। फिर टंगस्टन बना होता है, उसके ऊपर जाके टकराएंगे, और हाई स्पीड होने के कारण जो उनकी एनर्जी है वो उसको टारगेट के ऊपर जो टंगस्टन के एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होने से वो एनर्जी हीट और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और एनोड में क्या होता है कि जो एनोड, एक तो स्टेशनरी एनोड होता है, वो अलग होता है अक्षर ट्यूब, और ये क्या है, रोटेटिंग एनोड अक्षर ट्यूब है, जिससे क्या होगा, इसमें एनोड है वो रोटेट करता रहेगा। अब एक बात आपको पूछूंगा, अगर पता हो तो कमेंट में आंसर देना, कि जो स्टेशनरी एनोड था, तो रोटेटिंग एनोड की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम स्टेशनरी एनोड को उठा के फिर रोटेटिंग एनोड काम में लेने लग गए? आंसर देना, ठीक है। अब रोटेटिंग एनोड घूमेगा तो बार बार जो इलेक्ट्रॉन एक जगह आके नहीं टकराएंगे, मैं ही दे देता हूँ आंसर, एक जगह नहीं आके टकराएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस है वो रफ और पिटिंग नहीं होगी, यानी एक जगह जैसे गड्ढे वगैरह से नहीं हो जाते हैं कि बार बार एक ही जगह हम कूदते हैं फिर कोई काम करते हैं, तो उस प्रकार से टारगेट सरफेस ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इसमें रोटर होती है, वो क्या करती है, मूव कराती है इसको, और इस रोटर को कौन मूव करवाता है, इंडक्शन मोटर करवाती है। मैंने इजीली आपको समझा दिया है डायग्राम, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब मेरे साथ एक बार नोट्स देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायग्राम दिखाने का पर्पज़ यही था मेरा कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएं, ठीक है। देखिए मेरे साथ, अच्छे नोट्स हैं, काम आएंगे आपके। देखो क्या है कि जो अक्षर ट्यूब है उसका इंट्रोडक्शन देखिए आप। एन अक्षर ट्यूब इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एन एक्सरे मशीन। जो हमारी एक्सरे मशीन होती है जहाँ पे हम एक्सरे करते हैं, उसका सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, ठीक है। जो ग्लास एनवलप की बाहर का आवरण होता है, उसके अंदर मेन कंपोनेंट टारगेट, कैथोड, एनोड, वो सारे होते हैं, ठीक है। एक्सरे मशीन होती है, उसका मेन कंपोनेंट एक्सरे ट्यूब होती है, जो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस एक्सरे प्रोड्यूस करती है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या करती है, फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो हम फिलामेंट सप्लाई देते हैं, जो हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, एक्सरे जो रेडिएशन होती है उसमें कन्वर्ट कर देती है, कि
किसके थ्रू होती है ये, जो टारगेट मेटल होती है, जो टारगेट मेटल की जो सरफेस होती है, मैंने आपको बताया था ना, उसके ऊपर हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे, उससे क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिए मेरे साथ, मैंने आपको समझा दिया है, पीछे की वीडियो भी देख लेना, अभी जो मैंने समझाया डायग्राम दिखा के उसी में भी यही चीज़ समझाई है, ठीक है। आगे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो इंट्रो था, अब डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है कि जो अक्सरी ट्यूब होती है हमारी, कौन सी, ये अक्सरी ट्यूब थी, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूम क्रिएट होती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात, एयर नहीं होती भाई, एयर नहीं होती, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे एनोड के ऊपर वो डायरेक्ट टकराएंगे, इसमें एयर के साथ आयनाइजेशन नहीं होगा एयर का, यानी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी गैस है उसका आयनाइजेशन नहीं होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट इसके ऊपर टकराएंगे, तो इनकी स्पीड है वो लगातार बनी रहेगी, कम नहीं होगी। ओके, तो आगे देखिए, ट्यूब में क्या होती है, वैक्यूम होती है, इन विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड, इससे क्या होगा, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ से इमिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होते हैं भाई, कैथोड से, कैथोड से होते हैं, हीटेड कैथोड से, यानी जो गर्म होता है से इमिट होते हैं और असलरेट करते हैं। असलरेट का मतलब गति करते हैं, त्वरित करते हैं, एक तरफ जाते हैं कि कभी जाते हो, असलरेटेड टुवर्ड की ओर, किसकी ओर, जो मेटल का बना हुआ एनोड का जो टारगेट है ना, एनोड टारगेट, उसकी ओर जाते हैं और क्या करते हैं, एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। इजीली लैंग्वेज है भाई, ये था इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे देखो, जो एक्सरे ट्यूब है उसकी हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में क्या है, जो एक्सरे जो थी सबसे पहले किसने खोज की थी एक्सरे की, है ना, जो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाते हैं हम, वो कब मनाते हैं, 8 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी दिन किसने की थी, विल्हेल्म कॉनराड रोंजन ने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज की थी, डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। आगे देखिए, और वो ट्यूब कौन सी थी जिस पे वो काम कर रहे थे, वो थी क्रूक्स ट्यूब। कौन सी थी, क्रूक्स ट्यूब, उसको हम शायद कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, इसमें क्या है, ये सारी आपकी स्टोरी पता होगी, ये मैंने स्टोरी भी बता रखी है, इसमें किस प्रकार उन्होंने खोज की थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ के हैंड का एक्सरे किया था, ये सारी चीज़ें उस पीछे वीडियो बता रखी है, नॉर्मली शॉर्टली बनाया हुआ चीज़ें हैं, ताकि आपको एग्जाम में इजीली इस तरीके से कर सको, आप सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। आगे देखिए कि जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती है, सॉरी, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो कोलिज एक्सरे ट्यूब है, कुलिज एक्सरे ट्यूब उसके ऊपर आधारित, जो सारी हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब काम में लेते हैं वो कुलिज ट्यूब के ऊपर आधारित हैं। और इसकी खोज किसने की थी, विलियम डी कुलिज ने की थी 1913 में, उन्होंने डेवलप किया था इसको, किसको, कुलिज ट्यूब को। कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब में क्या है कि जो इसमें एक तो क्या आता है, थर्मियोनिक इमिशन। अब भाई थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, पता ही होगा आपको, बताऊं क्या आपको थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, पता है। देखो वैसे जो हमारा फिलामेंट है, आप यही बता देता हूँ, जो हमारा फिलामेंट है इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब फिलामेंट सप्लाई देंगे तो जो फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर के, वो इसकी सरफेस के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, का हीटिंग ऑफ द कैथोड फिलामेंट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, जब हम कैथोड फिलामेंट को गर्म करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा बाहर, बस। अब इलेक्ट्रॉन असलरेट होंगे, असलरेशन, हाई वोल्टेज असलरेट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द एनोड। जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज देंगे तो असलरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, एनोड की तरफ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सडन डिसलरेशन का इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एनोड टारगेट एंड लूज एनर्जी। यहाँ पे अच्छी बात कही इसने, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकराए टारगेट की सरफेस के ऊपर तो इनकी स्पीड, मान लो एक बार बता दूं मैं आपको कि एक नॉर्मली बता रहा हूँ मेरे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो 50 की स्पीड थी इनकी, 50 की स्पीड थी, और भाई ज़्यादा होती है लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो 50 की स्पीड थी और यहाँ पे आगे टकराएंगे तो ये अपनी एनर्जी लूज कर देंगे सारी की सारी, ठीक है भाई। कोई चीज़ आप भाग के जाओ, दीवार पे टकराओ, है ना, लूज हो जाएगी ना आपकी एनर्जी सारी। तो यहाँ पे मान लो जब इसने 40 एनर्जी लॉस कर दी तो 10 बची, फिर है ना, तो 40 और 50 दोनों बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 10। तो 10 जो रेंज है एक, उस टाइप की हमें क्या मिल जाएगी, एक्सरे मिल जाएगी।
समझ में आया कुछ? एक बार देख लेना अभी। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड, जब इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, एनोड जो लूज है वो एनर्जी लूज कर देते हैं, वही हमें एक्सरे के रूप में, रीड के रूप में मिलती है। आगे देखिए, एक्सरे प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी लूज हुई थी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू एक्सरेज। सारी एनर्जी एक्सरे में नहीं, पार्ट ऑफ एनर्जी, उसका कुछ पार्ट, क्योंकि बाकी हीट में भी बनता है। कितना बनता है? लगभग 99% हीट और 1% एक्सरे बनती है। दूसरा पेन लेना पड़ेगा। कितनी बनती है? 99% हीट और 1% एक्सरे बनती है। ओके, ये ध्यान रखना। अब एनर्जी कन्वर्जेशन ये बता ही दिया ना इसने, दिख रहा है आपको? 99% हीट बनी है और 1% एक्सरे बना है। ये चीज़ ईजिली चीज़ें हैं, आसानी से समझाई गई हैं, एक एक लाइन में समझ में आ रही हैं। अब आगे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब, जो कंस्ट्रक्शन एक्सरे ट्यूब की वो देखिए, इसमें मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। आइए मेरे साथ, आइए आगे देखिए। कैथोड क्या मेन कंपोनेंट है एक्सरे ट्यूब के? पहला है कैथोड, ठीक है। कैथोड में क्या होता है कि जो कैथोड होता है वो एक्सरे ट्यूब का एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। आपको बस ये डायग्राम ध्यान रखना और कुछ नहीं है। डायग्राम अगर आपको आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी चीज़ का। तो ये डायग्राम है, ये क्या है? कैथोड, और ये क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल है, किसका? एक्सरे ट्यूब का, ठीक है। और कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट आप देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से। ग्लास एनवेलप है, कैथोड, एनोड, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? टारगेट आ गया, फिलामेंट आ गया, और ट्यूब हाउसिंग आ जाएगी, ग्लास एनवेलप आ जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इस जो कैथोड होते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट होता है, ठीक है, फोक्सिंग कप होता है, एक कनेक्टिंग वायर और होता है, ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है वो कनेक्टिंग वायर का ही बना होता है, इसलिए इसमें से लिखा नहीं है। तो फिलामेंट होता है, इसमें क्या होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, हीटेड बाई इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मल इमिशन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं फिलामेंट में। कोई दिक्कत है क्या? इजीली 3 लाइन लिखी हुई हैं। आगे देखिए, टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है? जो हमने टंगस्टन काम में लिया है फिलामेंट को, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? हमें टंगस्टन ही क्यों लिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखिए। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? 74। और इसको जो टंगस्टन होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लो वेपर प्रेशर होता है। लो वेपर प्रेशर का मतलब जो वाष्प होता है जल्दी से ईजिली, मतलब इसको पिघलेगा नहीं, ये वाष्प नहीं बनेगा, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। इसका लाइफ होती है वो कितनी होती है? लॉन्ग होती है भाई, लंबी लाइफ का होता है, मरता नहीं है जल्दी से, ठीक है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? फोक्सिंग कप। फोक्सिंग कप किसका बना होता है? निकल और मोलिब्डेनम का बना होता है, निकल और मोलिब्डेनम का बना होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एक काम की चीज़ है, अगर आप जानना चाहते हो कि नेगेटिव चार्ज क्यों होता है इसके ऊपर, तो आपको बताऊँ मैं नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बताऊँ। देखो, जो कैथोड होता है इसके ऊपर एक फोक्सिंग कप लगा होता है इसके, और क्यों लगाया जाता है? कि नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं अब्जॉर्ब हो जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देता था कि इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ताकि इनके ऊपर जो क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ही आएँ, एक ही डायरेक्शन, इधर जाएंगे तो सीधे टारगेट पे ऊपर जाके टकराएंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर देखिए, फोकस इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए नेरो बीम टुवर्ड द एनोड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होंगे? एक नेरो बीम के रूप में फोकस करेंगे और एनोड के ऊपर जाएंगे इजीली। कोई दिक्कत? ओके, आगे देखिए, एनोड देखिए, द एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड होता है, ठीक है। फंक्शन देखिए, एनोड का फंक्शन क्या होता है? रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको रिसीव करता है। कहाँ से आते हैं? कैथोड से, ओके। प्रोड्यूस एक्सरे, और उनको प्रोडक्शन करता है एक्सरे का। और डिसिपिएट हीट, जो हीट होती है उसको डिसिपिएट कर देता है, आगे मतलब भेज देता है, फैला देता है उसको, अपने ऊपर नहीं रहने देता हीट को। ठीक है, 3 चीज़ें लिखिए, आसानी से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप टाइप्स देखिए एनोड के। एनोड के 2 टाइप होते हैं मेनली, हमें यही पता है। एक तो स्टेशनरी एनोड होता है, एक कौन सा होता है? रोटेटिंग एनोड होता है, जिसको आपको मैंने डायग्राम दिखा रखा है। आप एक बार स्टेशनरी वाला भी देख लो। स्टेशनरी में क्या होता है? कुछ नहीं होता, और वही की वही सारी चीज़ें होती हैं। अब रोटेटिंग एनोड नहीं होने की वजह, उसकी वजह क्या होता है? स्टेशनरी एनोड होता है, और उसमें क्या लगी है? टंगस्टन की प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। ये टंगस्टन की प्लेट है और ये एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं? ऐसे फिलामेंट
जो कैथोड होता है फिलामेंट निकले हुए होते हैं, वो यहाँ पे इसके ऊपर फोकसिंग कप लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ के इसके ऊपर टकराएंगे। आप बोलो तो आपको डायग्राम भी दिखा दूँ, कोई ना, आप कमेंट कर देना, आपको डायग्राम की फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा मैं यूट्यूब पे बना के, ठीक है। तो देखिए स्टेशनरी एनोड है। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? डेंटल एक्सरे यूनिट में स्टेशनरी एनोड का यूज़ किया जाता है। जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती हैं, जब हम बेड साइड एक्सरे करने जाते हैं वार्ड्स में, आईसीयूज़ में, तो वहाँ पे कहते हैं पोर्टेबल मशीन्स होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, स्टेशनरी एनोड होता है, ठीक है। आगे देखिए इसका एडवांटेज क्या है। वैसे स्टेशनरी एनोड का एडवांटेज क्या है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होती और कॉस्ट लो होती है भाई, ज़्यादा महंगा नहीं होता। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जो हीट कैपेसिटी होती है, जो हीट अब्जॉर्ब करने की, वो लिमिटेड होती है भाई, ठीक है। आगे रोटेटिंग एनोड है भाई। आगे क्या है? रोटेटिंग एनोड। ये क्या करता है? रोटेट करता है। किसकी वजह से? रोटर की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर इंडक्शन मोटर लगी हुई है। इंडक्शन मोटर में हम जब करंट देंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगी, जिससे ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ क्या करेगा? रोटर को घुमाएगा, जिससे हमारा स्टेम घूमेगा, जिससे हमारी क्या घूमेगी? रोटेटिंग एनोड घूमेगा भाई, बात सीधी सी है। इतना ही पता है मुझे। आगे देखिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में किया जाता है, जहाँ पे हम जांच वगैरह करते हैं। सीटी स्कैन में भी किया जाता है रोटेटिंग एनोड का, फ्लोरोस्कोपी में भी होता है, ठीक है। ये इसका यूज़ है रोटेटिंग एनोड का। फिर इसके एडवांटेज क्या है भाई? बेटर हीट डिसिपिएशन, यानी हीट को जल्दी फैला, भाई घूमता है तो हीट फैली जाएगी। हायर एक्सरे आउटपुट, जो एक्सरे की आउटपुट होती है हमें बाहर, वो भी ज़्यादा मिलेगी। और जो ट्यूब की लाइफ है वो भी क्या होगी? लंबी होगी। ईजीली लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं इसमें, ठीक है भाई। आगे देखिए कंपोनेंट ऑफ रोटेटिंग एनोड के जो कंपोनेंट है वो देखिए। एनोड डिस्क, रोटर, स्टार्टर, रोटेटिंग स्पीड है। ये तो कोई ज़्यादा है नहीं, इसमें 3 ही कंपोनेंट दिखाए गए हैं। देखिए मेरे साथ क्या क्या है। एनोड डिस्क, ये देखिए डायग्राम भी देख लीजिए आप यार। ये क्या है? एनोड लगा हुआ है, ये रोटेटिंग एनोड है, तो इसके ऊपर क्या है? ये एनोड डिस्क है, ठीक है। दूसरा क्या है? रोटर, ये रहा रोटर। इसमें क्या होता है? बेयरिंग्स लगे होते हैं। बेयरिंग नहीं होते जैसे गाड़ी के बेयरिंग उस इंजन में, जब वो होता है बेयरिंग्स, इसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं भाई। इसको घुमाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना बाहर, तो इसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं। और क्या होता है इसमें? स्टार्टर, तो वो क्या होते हैं? इस रोटर के अंदर ही होता है। स्टार्टर कहाँ होता है? इस रोटर के अंदर ही होते हैं। दूसरा दिखाऊँ डायग्राम? मेरे पास दूसरा और भी है भाई। ये देखो डायग्राम, आपको स्टार्टर देखना है, देखो ये होता है मेन डायग्राम, इसके अंदर का डायग्राम। ये रोटर है, ये इसके अंदर बेयरिंग्स लगे होते हैं, उसको हम स्टार्टर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड डिस्क लगी हुई है, ये स्टेम है जो घूमेगी, रोड लगी हुई है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये डायग्राम अंदर का। आगे देखो, एनोड डिस्क मेड ऑफ टंगस्टन रेनियम एलॉय इसमें मिलाई जाती है। काम की चीज़ है भाई कंपटीशन के तौर पे कि जो टंगस्टन रेनियम के एलॉय मिलाई जाती है एनोड डिस्क में, ओके। रोटेट एट हाई स्पीड, जिससे क्या ये हाई स्पीड के भी रोटेट करता है। एनोड डिस्क रोटेट करती है हाई स्पीड से। रोटर लोकेटेड इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर लगा होता है। रोटेट द एनोड, जो एनोड को घुमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टर क्या करता है? लोकेट आउटसाइड ट्यूब। अरे भाई सॉरी यार, गलत बता दिया मैंने, ध्यान रखना। जो इंडक्शन मोटर होती है ना, इसकी बात कर रहा है स्टार्टर, ये होता है, ठीक है। ये होता है स्टार्टर। ये आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक, क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे ये रोटर घूमेगा, ठीक है। ध्यान रखना भाई। आगे देखिए इसकी रोटेटिंग स्पीड कितनी होती है? 3000 से 10,000 आरपीएम तक इसकी रोटेटिंग स्पीड होती है। हाई स्पीड ट्यूब कितने मतलब घूम सकता है? 10,000 से आरपीएम और भी ज़्यादा घूम सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे का जो कंपोनेंट है वो क्या क्या पढ़ लिया हमने? एनोड पढ़ लिया, कैथोड पढ़ लिया, एनोड में रोटेटिंग ये स्टेशनरी एनोड पढ़ लिए। अब अक्सर ट्यूब हाउसिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्सर ट्यूब हाउसिंग पढ़ेंगे। अक्सर ट्यूब हाउसिंग में क्या है कि द अक्सर ट्यूब इज इनक्लोज्ड विथ इन ए प्रोटेक्टिव हाउसिंग। जो अक्सर ट्यूब होती है वो एक एनक्लोज होती है, किसके अंदर? प्रोटेक्टिंग हाउसिंग के अंदर। देखो आपको बताता हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं डायग्राम, इसके ऊपर भी एक हाउसिंग होती है जो कि मेटल की, लेड की बनी हुई होती है, उसकी बात कर रहा है, प्रोटेक्टिंग जो हाउसिंग होती है उसकी। और इसके अंदर क्या होता है? ऑयल भरा हुआ होता है, जिससे इस ट्यूब को क्या मिलेगी? कूलिंग मिलेगी, ओके। आगे देखो कि द अक्सर ट्यूब इज एनक्लोज विथ इन ए प्रोटेक्टिव हाउसिंग। अब इसके कंपोनेंट क्या है? ग्लास एनवलप और मेटल एनवलप भी हो सकती है, ठीक है। इंसुलेटिंग ऑयल भी होता है और भी
होता है, ठीक है। अब इसमें देखो ग्लास और मेटल एनवलप में क्या होता है कि मेंटेन वैक्यूम को मेंटेन करता है, प्रिवेंट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एयर मोलिक्यूल। क्या अगर ग्लास एनवलप नहीं होगी तो जो एयर मोलिक्यूल वो अंदर आएंगे और उनके साथ इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे, यानी टकराएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो इनसे प्रिवेंट कौन करता है, ग्लास एनवलप हमें प्रोटेक्ट करती है। ट्यूब हाउसिंग के ये जो मेटल हाउसिंग होती है इसके ऊपर होती है ग्लास एनवलप के, ठीक है। अब इंसुलेटिंग ऑयल होता है। इंसुलेटिंग ऑयल का मतलब, इंसुलेटिंग जानते हो आप, वे इंसुलेटर तो जानते होगे, कुचालक होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी जो विद्युतीय कुचालक का काम करता है। आगे देखो, जो ऑयल होता है वो कूलिंग का भी काम करता है, ठीक है। और जो लेड हाउसिंग होती है उसमें क्या होती है, प्रोटरी हाउसिंग में लेड हाउसिंग भी होती है। इसका काम क्या होता है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ट्यूब की विंडो होती है जहाँ से रेडिएशन बाहर निकलती है, जिससे हम एक्सरे करते हैं, वो बात कर रहा है। तो उसकी क्या होता है, थिन सेक्शन होता है, एक छोटा पतला सेक्शन होता है, थ्रू जिसके थ्रू यूजफुल एक्सरे इमर्ज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम, एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम होती है, हमने पढ़ा है वो क्यों होती है, किस लिए होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे उसके अंदर तो उनका आयनाइजेशन होगा, जिससे जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, वो कैथोड पे इस एनोड के ऊपर जाके टकराएंगे तो एक्सरे में नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें वैक्यूम क्रिएट की जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्या है वैक्यूम की, कि अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ना कैथोड से एनोड की ओर, उनको फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड हो सके। प्रिवेंट्स कोलिजन, कोलिजन यानी टक्कर विथ गैस मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के साथ जो टक्कर है वो नहीं होगी भाई। इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, जो एक्सरे की इफिशियंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन की वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, क्वालिटी बढ़िया बनेगी भाई। और जो वैक्यूम का लेवल है, जो वैक्यूम लेवल है वो कितना होगा, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 mmHg। ये क्या है, mm ऑफ Hg, मरकरी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रेस जो मापने के लिए, जो प्रेशर मापने हैं किसी चीज़ का, ये एयर का माप रहे हैं अंदर वैक्यूम को, तो इसको mm ऑफ Hg मानते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक क्या हमारा, थर्मियोनिक इमिशन है। क्या है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन आपको बता दिया मैंने, किसी मेटल के टुकड़े को मान लो, किसी भी चीज़ को मान लो, अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, हम उसको हीट देंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर के वो आउटर सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएंगे, उसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। कोई ज़्यादा है नहीं। तो आगे देखिए, का इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट, यानी गर्म जो फिलामेंट है उससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि करंट हीट्स टंगस्टन फिलामेंट, जो करंट हम देते हैं वो क्या करता है, तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसको क्या करता है, गर्म करता है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वो प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्केप फ्रॉम द फिलामेंट सरफेस, जिससे इलेक्ट्रॉन्स वो क्या आ जाते हैं, फिलामेंट की सरफेस के ऊपर स्केप हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड फॉर्म में अराउंड फिलामेंट, और जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलामेंट के चारों ओर एक क्लाउड बना लेंगे। और इस क्लाउड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं एडिशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे स्पेस चार्ज इफेक्ट बताया है, और वो स्पेस चार्ज इफेक्ट हम किसको बोलते हैं वो भी आप देख लो, कि जो आपको दिखाता हूँ मैं डायग्राम। ये जो फोकसिंग कप है, ये फिलामेंट है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे क्लाउड बना लिया, यानी बादल के रूप में इकट्ठा हो गए ना एक तरीके से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्लाउड बन गया तो इन इलेक्ट्रॉन को जब तक हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, ये नहीं जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले और ये बाहर वाले, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बल लगे। भाई बाहर वाले तो ये अंदर वाले भी बाहर आना चाह रहे हैं, ये बाहर आगे जा नहीं रहे सरफेस से बाहर दूर, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, एक जगह बन गई, स्पेस बन गया ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं, ये बाहर हैं, और ये अंदर, ये भी अंदर वाले बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, नेगेटिव फोर्स, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच क्या गैप बन गया, यानी स्पेस बन गया। और स्पेस बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लाउड बना उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट, याद रखना भाई, ओके। जो क्लाउड बना उसको तो एडिशन इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस बना उस एडिशन इफेक्ट के कारण उसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, स्पेस चार्ज इफेक्ट देखो,
डेफिनेशन के एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फिलामेंट, यानी फिलामेंट के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होना, यानी इकट्ठा हो जाना, और उनके बीच में जो होता है गैप हो जाना, गैप तो रहेगा कि इकट्ठा हो जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले के बीच में क्या गैप हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, यानी आगे नहीं जा पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले अंदर वाले बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कंट्रोल हो गया। इन्फ्लुएंस ट्यूब करंट, जिससे क्या होगा, ट्यूब करंट है वो प्रभावित होगा। ओके, आइए फिर देख ले ट्यूब करंट का जब नाम ही आ गया तो ट्यूब करंट को भी देख लेते हैं। ट्यूब करंट क्या होता है कि ट्यूब करंट में क्या होता है कि जो एमए होता है, क्या होता है, मिली एम्पियर, ठीक है। जो ट्यूब करंट देते हैं तो क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या बोल रहा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कैथोड टू एनोड वो किसकी वजह से होता है, ट्यूब करंट की वजह से होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ ये एमए की दी गई है, ठीक है ना। ध्यान रखना, एमए जो होता है ट्यूब करंट होता है, जिससे क्या होगा, फिलामेंट सप्लाई होगी, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, कैथोड से निकलेंगे, यानी कैथोड को गर्म करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स की आउटर सरफेस पे आएंगे, ठीक है। फिर हमें हाई वोल्टेज सप्लाई देंगे। आगे देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कहाँ से, कैथोड टू एनोड की ओर। भाई ये अक्सर ट्यूब के उस कैथोड टू एनोड की बात नहीं कर रहा, एक टर्मिनल्स की बात कर रहा है। जैसे एक वायर है उसमें कैथोड नेगेटिव वायर है, जैसे ये है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से क्या निकलेंगी, करंट निकलेगा, तो ये कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्यूब करंट बोलते हैं। आगे देखो यूनिट क्या होती है इसकी, मिली एम्पियर होती है, एमए। इफेक्ट क्या होता है, इससे इंक्रीज एमए अगर हम करेंगे तो इंक्रीज अक्सर क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होती है वो बढ़ेगी। अगर एमए हम इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। भाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो अक्सरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो डज नॉट चेंज अक्सरे क्वालिटी, इससे अक्सरे क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अक्सरे क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी, वो वैसी रहेगी जो पहले थी, ध्यान रखना। आगे देखो जो ट्यूब वोल्टेज होती है वो क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड। जो इन दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो एनोड जो जा रहे हैं ना उनकी स्पीड की बात कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, है ना, दोनों के बीच का विभवांतर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वोल्टेज पीक, यानी केवीपी होती है इसकी यूनिट। और इफेक्ट क्या होता है, यदि केवीपी बढ़ाएंगे तो जो अक्सर जो एनर्जी है उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी, और अक्सर की क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी ही। आगे देखो भाई, अब देखिए अक्सर प्रोडक्शन में क्या होता है कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड टारगेट, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो अक्सर आर प्रोड्यूस्ड बाय टू मैकेनिज्म में एक्सरे प्रोडक्शन होता है। दो जो होती है उनमें हीट प्रोड्यूस होती है ओनली। तो दो मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं, एक तो ब्रह्मस्टालिंग रेडिएशन होती है, यानी जो न्यूक्लियस के साथ या न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन जाके अगर मतलब इंटरेक्ट करेंगे तो, और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। तो उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ आइए देखिए मेरे साथ। जैसे यहाँ पे खाली जगह देखो, इसमें दिखाता हूँ आपको कि जो समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गए, इसके ऊपर जाके इंटरेक्ट किया, ये क्या है, टारगेट है हमारा, एनोड है, ये क्या हमारा एनोड, इसके साथ ऊपर जाके इंटरेक्ट किया, तो इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो भाई पहले इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएंगे, फिर इसको हाई स्पीड देंगे, हाई वोल्टेज की वजह से, है ना, हाई वोल्टेज की वजह से स्पीड देंगे, जिससे इसमें हाई स्पीड के कारण ये टकराएंगे। अब ये किसका बना हुआ, टंगस्टन का। टंगस्टन के इसमें क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स है, इन एटम्स के साथ जाके क्या करेगा, टकराएगा, टंगस्टन के एटम्स, समझ रहे हो आप, टंगस्टन के एटम के साथ जाके टकराएगा। तो ये फिर क्या प्रोसेस होगी वो देखिए मेरे साथ, ये प्रोसेस होगी, दिख रहा है आपको डायग्राम दिख रहा है ना, देखो मेरे साथ ये डायग्राम देखो एक बार। ये है आयनाइजेशन इन इनर सेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से वो टंगस्टन के साथ जाके टकराया, तो ये कैथोड के साथ एनोड के साथ जाके टकराया, तो एनोड में क्या था, टंगस्टन के एटम्स थे, तो वो टंगस्टन का एक एटम मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, ठीक है, और उसमें मैंने क्या बनाया कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनेगी और एक ब्रह्मस्टालिंग एक्सरे बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वो कैसे बनेगी, तो जो एनोड का जो टंगस्टन मैंने बाहर निकाला एक एटम, तो वो एटम ये रहा, उसका न्यूक्लियस, इसके बाहर के सेल, उसके बाहर एल सेल, उसके बाहर एम सेल, ये सारी सेल्स हैं,
और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हमारा कौन सा कैथोड से आया, तो उसको सोर्स इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। तो ये इलेक्ट्रॉन आके टकराया कहाँ पे, जो टंगस्टन हमारा एटम है उसके साथ जाके टकराएगा। वो कहाँ टकराएगा, इनर सेल के साथ जाके टकराएगा, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें यहीं जाके इंटरेक्शन होगा, तभी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे प्रोडक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो इनर सेल में हमारी कौन कौन सी सेल आ सकती हैं, के और एल सेल आ सकती है, के और एल सेल इनर सेल में आ सकती है भाई। आगे देखो, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ टकराए, इनर सेल के साथ में जाके टकराए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ये कौन सा था, जो यहाँ से निकला ये तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये यहाँ से निकला उसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया। जो सोर्स इलेक्ट्रॉन निकले वो जाके इससे टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था इसको भी बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या हो गया, एक खाली स्पेस मतलब जगह हो गई है ना, एक खाली जगह हो गई, ठीक है। तो अब इस जगह को भरने के लिए क्या होगा, जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन यानी के सेल से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन वो आएगा बाहर से और इस खाली जगह को भरेगा यानी फिल करेगा। तो क्या होगा कि जो इसकी और इस एनर्जी दोनों जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स की जो एनर्जी का जो गैप है यानी कितना डिफरेंस है दोनों का, उतने पावर की हमें एक्सरे मिल जाएगी, ठीक है। कि यहाँ से फिर क्या निकलेगी, एक्सरे बनेगी, उसमें 1% हीट 1% एक्सरे और 99% हीट मिलेगी। तो हमें कितनी पावर की एक्सरे मिली वो देख लीजिए एक बार। माना कि के सेल की एनर्जी है होती इतनी है, माना क्या है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है के सेल की, और एल सेल की कितनी होती है 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसकी जो रेंज कितनी होगी, 69.5 से हम जो एल सेल की एनर्जी घटाएंगे तो हमें 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें एक्सरे मिलेगी, इतनी पावर की हमें एक्सरे मिलेगी। तो ये एक्सरे जो हमारी बनी थी यहाँ से निकलने के बाद, इस एक्सरे को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक्सरे और है वो भी देख लीजिए आप, यह है बर्नस्टालिन एक्सरे, ये भी आपको आगे उसमें देखने को मिलेगी। बर्नस्टालिन एक्सरे में क्या होता है, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कम कर देते हैं। ओके, आगे देखो, इसमें क्या होगा कि जो इंटरेक्शन होगा वो न्यूक्लियर फील्ड के साथ होगा। बर्नस्टालिन एक्सरे में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके टकराए न्यूक्लियर फील्ड, यानी न्यूक्लियस जरूरी नहीं न्यूक्लियस के साथ ही टकराए, न्यूक्लियर फील्ड है जो न्यूक्लियस के आसपास यानी के सेल के अंदर अंदर जो सारा जो फील्ड है वो न्यूक्लियर फील्ड है, उसके साथ जाके टकराएंगे, ठीक है। और इस एक्सरे को हम कंटिन्यूस एक्सरे भी बोल सकते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोल सकते हैं, बर्नस्टालिन एक्सरे भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से भी इसको आ सकता है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको। और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है उसको अनकंटिन्यूस रेडिएशन भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखना भाई। वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे ही पता है, लेकिन आपको काम आएगा, चीज़ें सारी आपको सफिशिएंट मिलेंगी, एक साथ मिल रही हैं, वो ध्यान रखो आपकी एक साथ सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आया न्यूक्लियर फील्ड के साथ टकराया, बाहर गया, तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी पावर, ज़्यादा हाई पावर की हमें रेडिएशन मिलेगी। तो पावर क्या है, मैक्सिमम है, क्या पावर, हमें रेडिएशन की पावर हमें मैक्सिमम मिल रही है। और थोड़ा दूर है तो इसकी क्या मिल रही है, मीडियम मिल रही है, मॉडरेट। और दूर है तो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। किसकी, जो इलेक्ट्रॉन आया था वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, और जो एनर्जी थी ना उसकी, वो एनर्जी रिलीज करेगा एक्सरे के रूप में, जितना न्यूक्लियस के पास से जाएगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन हमें मिलेगी। और वो कौन थी, वो रेडिएशन कैसे मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी थी ना कैथोड से आने वाले की, वो एनर्जी रिलीज कर देगा नीचे एक्सरे के रूप में, उसी को हम बोलते हैं बर्नस्टालिन रेडिएशन। कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए नोट्स मेरे साथ, देखिए बर्नस्टालिन रेडिएशन में क्या होता है कि एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, जो मैंने आपको बता दिया है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन पासेस नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास से गुजरता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सो डाउन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपनी एनर्जी छोड़ देता है, यानी गिर जाता है भाई, सो डाउन। एनर्जी रिलीज एज एक्सरे फोटोन, जो एनर्जी रिलीज करता है आने वाला इलेक्ट्रॉन वो एक्सरे फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे
अब कैरेक्टरिस्टिक आप मैंने मतलब क्या था कि जो 10-20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको सारी चीज़ें शॉर्टली ही करनी होंगी, इसलिए मैंने इतना इतना बता रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको अगर डीपली पढ़ना है तो उसमें और भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं सारे टॉपिक्स के, जो मैंने अभी डायग्राम बना मैंने दिखाए ना, वो सारे मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं अलग अलग। आपको कंपटीशन की तैयारी करना उसमें आप देख सकते हो, और ये शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आपको एक साथ काम आ सके। वीडियो तो बड़ा हो गया मुझे ही पता है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है कि प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें स्पेक्ट्रम तो लगातार बनता है, यानी जो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है इसका। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे, ये जो हम एक्सरे बनाते हैं मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे, उसमें के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परसेंटेज कितना होता है इसका, 80 से 90% ये बनती है रेडिएशन, काम में ली जाती है डायग्नोस्टिक एक्सरे में। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है उसकी प्रोसेस क्या होती है देखिए, कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, और उससे क्या हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था, खाली जगह क्रिएट हो जाती है वैकेंसी, और आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस आके उस वैकेंसी को फिल करता है। एनर्जी डिफरेंस इमिटेड एज एक्सरे फोटोन, जो एनर्जी डिफरेंस होता है आउटर सेल का और इनर सेल का, है ना, वो उतने पावर की हमें क्या मिलती है, फिर एक्सरे मिलती है। ओके, आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है और डिपेंड टारगेट मेटेरियल के ऊपर डिपेंड रहती है इसकी एनर्जी, और इसका परसेंटेज कितना होता है जो रेडिएशन बनती है उसकी, ठीक है, कितनी होती है, 10 से 20% रेडिएशन बनती है। और ये किसका परसेंटेज था ऊपर वाला, कैरेक्टरिस्टिक का, वो जो एक्सरे में काम में लेते हैं ना, वो ज़्यादातर 80 से 90% कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे काम में लेते हैं, ये बात कर रहा था। और एक्सरे बनती कितनी है, 10 से 20% एक्सरे बनती है और बाकी हीट भी बनती है। ये कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन थी। बाकी जो अब भाई मुझे लगता है दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। और जो लाइन फोकस प्रिंसिपल वगैरह आगे के सारे टॉपिक्स हैं हम कल करेंगे, क्योंकि लंबा हो गया वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।